ये सब झालमुड़ी खाने से कनेक्शन नहीं बनता है। ये तो बड़ी मतलब साफ-सी बात है कि एक दिन आप वहाँ जाकर के झालमुड़ी खा लें या एक दिन आप जो है वो रवींद्र संगीत गाने लग जाएँ या एक दिन आप टैगोर की कोई कविता बना लें। पिछली बार भी तो मोदी साहब चुनाव लड़ रहे थे ना, टैगोर की जितनी बड़ी दाढ़ी उन्होंने बढ़ा ली थी, आपको याद होगा। पिछली बार तो जो क्या कहते हैं, टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ा करके और मतुआ संप्रदाय को प्रभावित करने के लिए बाकायदा मंदिर में जाकर के बैठ गए थे। क्या-क्या नहीं सब किया था पिछली बार। पिछली बार भी बीजेपी हाँ। ने 200 सीटें जीतने का दावा किया था। लेकिन इस बार जो है वो जो तैयारी के साथ आए हैं, दरअसल देखिए हमको ये बात बार-बार रेखांकित करनी चाहिए और ये बात हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए कि जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने चुनाव का प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन में उसने चुनाव आयोग को जिस तरीके से अपने पक्ष में लिया है या चुनाव आयोग जिस तरीके से उसके लिए काम कर रहा है, यानी आप 90 लाख लोगों को का नाम काटते हैं, अल्टीमेटली घुमा फिरा कर फिगर 27 लाख लोग तो अल्टीमेटली वोट नहीं ही दे पाए। तो जो नहीं दे पाए वोट अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? वो कहीं न कहीं तो किसी न किसी के हक में एंटी इनकम्बेंसी की बात अभी चंद्रकांत कर रहे थे। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जहाँ कहीं भी विपक्ष की सरकारें होती वहीं पर क्यों एंटी इनकम्बेंसी काम करती है? जहाँ बीजेपी की सरकार होती है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं काम करती? असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो तीसरी बार आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी के खिलाफ। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। जनता की अपनी आकांक्षाएं होती हैं और हर हर उम्मीद को पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होता आज की तारीख में। अरे लेकिन सर, महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कहीं एंटी एग्जैक्टली इनकम्बेंसी नहीं होती। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैं यही हाँ। कहने जा रहा था कि जब बीजेपी की जहां जहां सरकार है वहां कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, वहां कहा जाता है कि साहब प्रो इनकम्बेंसी है। लेकिन हाँ। जहां विपक्ष की सरकार है वहां एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। मतलब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वहां एंटी इनकम्बेंसी है, कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी है, तेलंगाना में एंटी इनकम्बेंसी है ना, और पश्चिम बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी है, तमिलनाडु में एंटी इनकम्बेंसी है, केरल में एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये तर्क मुझे समझ में ही नहीं आता है। असल में गणित गणित बिल्कुल दूसरा है। यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए जो पैतरे आजमाए गए हैं वो इन तमाम जो जो मतलब सरफेस पर इक्वेशंस दिखती है उनसे बिल्कुल अलग है। एंटी इनकम्बेंसी है, इससे कोई इनकार नहीं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये भी सही बात है कि ममता बनर्जी ने देश की वहां अपने प्रदेश की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। जो पैसा देने वाली बात आती है, पैसा देकर के जिस तरीके से मोदी और नीतीश कुमार और तमाम जगहों पर जो है महिलाओं की जेब में पैसे डाल करके महाराष्ट्र में और तमाम जगह वोट जीते गए, उसी तरह से ममता बनर्जी ने भी यहाँ लक्ष्मी भंडार और जाने क्या क्या योजनाएं डाल रखी थी जो महिलाओं को बाकायदा नकद पैसा मिल रहा था। तो पैसा तो यहाँ भी मिल रहा था लोगों को। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वही है कि जिस तरीके से आपने पूरा एक तंत्र लगा दिया, पूरा तंत्र लगा दिया कि इस महिला को तो इस बार हमें हराना ही है। तो उसके लिए आपने ईडी सीबीआई से लेकर के और इलेक्शन कमीशन से लेकर के तमाम सारी चीजें की जो कि आप पिछली बार नहीं कर पाए थे, या पिछली बार आप कह लीजिए कि अधूरे तरीके से कर पाए थे। इस बार आपने उसको उस तरीके से कर दिया। फिर भी मैं अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि चीजें जो हैं वो अभी बहुत, चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन की साइट अभी देख रहा था, बहुत सारी जगहों पर तो अभी फर्स्ट राउंड की काउंटिंग भी शुरू नहीं हुई है। बहुत सारी जगहों पर अभी 2-3 राउंड की काउंटिंग पहुंची है और कई जगहों पर जो है वो दिख रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच में 1000 वोट का 2000 वोट का फर्क है। लेकिन ये कि ये चीजें अभी बदल सकती हैं। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे बहरामपुर का मैं अभी देख रहा था, बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी जो है जो कांग्रेस के लड़ रहे हैं चुनाव, वहां पर बीजेपी आगे है। तो वहां पर उन्होंने अल्टीमेटली किया क्या, उन्होंने टीएमसी को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। तो जो अभी बात विपक्ष की एकता की कही जा रही थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी। लेकिन अब ये भी है कि कांग्रेस को अपना वहां पर कहीं कुछ वोट बैंक तो कुछ तो रखना है ना, कुछ तो कांग्रेस लड़ाई करेगी ना वहां पर, तो वो थोड़ा बहुत लड़ रही है। आप ये जरूर देखेंगे इलेक्शन कमीशन की जो अभी डेटा आ रहा है उसका अगर आप थोड़ा सा अभी सरसरी तौर पर एनालाइज करना शुरू करें तो आप ये देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर आपको तीसरे नंबर पर वामपंथ का कैंडिडेट मिलेगा, यानी सीपीएम का कैंडिडेट मिलेगा। तीसरे नंबर पर आपको सीपीएम का कैंडिडेट मिलेगा, कांग्रेस का नहीं। इसका मतलब है कि अगर जनता जो है जो ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों से मतलब खफा है या दोनों को वोट नहीं देना चाहती है तो वो वामपंथी दलों को चुन रही है, वामपंथी यानी सीपीआईएम को चुन रही है। तो ये कहीं ना कहीं वामपंथ के लिए एक जिसको हम कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, वो हो सकती है बशर्ते कि वो इस पर काम करे। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि केरल का किला ढह जाने के बाद वामपंथ के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का होगा कि देश के चुनावी मैप से या जो जिसको कहते हैं सरकारों से उसका सफाया हो जाएगा। तो ये उसके लिए ऊपर उठ के खड़े होना अपने आप में बहुत मुश्किल होगा अगर वो अपनी लड़ाई को जमीन के स्तर पर नहीं ले जाते हैं। जी तो सर, एक बात इससे ये निकलती है फिर, इस चीज का इलाज क्या है? इसका तो कोई इलाज ही नहीं है कि फोर्स आपके पास एक नंबर, दूसरा नंबर चुनाव आयोग का जो मुखिया है वो आपके लिए लिबिड़ लिबिड़ कर रहा है, उसका वो दूसरी तरफ हो गया। जब
चीजों का कॉकटेलता है, उसके बाद जनता पार्टी के गृह बात मंत्री और ये बाकी बात सारे सही है, मंत्री, बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही है। इसका कोई तोड़ तो है नहीं। इसका तोड़ बस वही है, जनता इसका तोड़ भाई देखिए, दो ही तीन चीजें हो सकती हैं। आप या तो कह दें कि ठीक है, अगला भाई चुनाव सर विपक्ष कह दे कि ये बात कह सकते हैं, चलो उनने हम योजनाएं चुनाव नहीं लड़ेंगे ही की, नहीं। चलो नहीं नहीं उन्हें योजनाएं नहीं सीखी, सही सड़क नहीं बनाई, सही नाली खड़ंजा नहीं बनाया, या फिर काम नहीं किया, इसलिए जो है वो सरकार हट गई। लेकिन अब ये तो विश्लेषण की सीमाओं से परे है कि इस बात का विश्लेषण हो कि चुनाव आयोग उनके साथ है और सारा सुरक्षा बल उनके साथ है और प्रधानमंत्री से लेकर सारा जो है टॉप मोस्ट जितना मंत्री है सब उनके साथ है, इसलिए वो जीत रहे हैं। तो अब विपक्ष कहां से लाए प्रधानमंत्री अपना, विपक्ष कहां से लाए अपना गृह मंत्री, और विपक्ष कहां से लाए सीआरपीएफ, कहां से लाए ये अर्धसैनिक बल। भाई वोट के लिए तो आदमी जा सकता है, खड़ंजा नाली बना सकता है, पैर पड़ सकता है, वोट मांग सकता है, इसके अलावा ये जो चीजें भाजपा के पास है ये तो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नहीं है किसी के पास में। और उसका एक डिसएडवांटेज तो है ही। देखिए देखिए, जो जो दो प्रमुख एलिमेंट्स या जो जो दो प्रमुख ऑर्गन्स लोकतंत्र में कहे जाते हैं कि साहब वो व्यवस्था पर, सत्ता पर, सिस्टम पर निगरानी रखेंगे, एक मीडिया, दूसरा जुडिशरी। हमारे लोकतंत्र में जो तीन अंग बताए गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो उसमें न्यायपालिका का काम था कि भाई सत्ता के कामकाज पर नियंत्रण रखे, न्याय की तरफ देखे। और मीडिया जिसको कहा गया है कि वॉचडॉग है। ये दोनों ही ऑर्गन्स जो हैं डेमोक्रेसी के, वो पूरी तरह से इस आज की तारीख में कंप्रोमाइज्ड हैं, पूरी तरह से। आप सुप्रीम कोर्ट को, जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कैसे पचा सकता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कैसे पचा सकता है कि 27 लाख लोगों को आपने वोट देने से महरूम कर दिया और आप उसको ऐसे बांट रहे हो कि नहीं, चलो इस बार चॉकलेट नहीं मिली, अगली बार चॉकलेट दे देंगे तुमको, यानी अगली बार वोट ले लेना। ये कोई तरीका नहीं है ना, ये कोई तरीका नहीं है चुनाव, ये लोकतंत्र में आम आदमी के अधिकार को, जो एक बुनियादी अधिकार था उसका बेचारे का, किसी भी गरीब आदमी का, कि वो वोट की लाइन में उसी जगह खड़ा हो सकता था जिस लाइन में कोई बहुत धन्ना सेठ खड़ा हो। तो वो जब आपने वहां से भी उसको महरूम कर दिया, तो उसके बाद क्या बचता है? और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जरा भी लज्जा नहीं है, जरा भी उसकी आत्मा नहीं कचोटी। आपने ट्रिब्यूनल बनाया, ट्रिब्यूनल ने कुल मिलाकर के 1000-1200 लोगों को का वोट अधिकार बहाल कर दिया। उससे क्या होता है? तो जब ऐसा तंत्र आएगा, जब इस तरह की बातें आएंगी, तो वो एकदम पूरा का पूरा हम साफ देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक पक्ष में झुका हुआ है। तो ऐसे में लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां एक पार्टी, एक व्यक्ति का राज होगा, एक व्यक्ति ही नेता रहेगा, एक पार्टी ही राज करेगी पूरे देश में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि नॉर्थ कोरिया या रशिया या चाइना जैसी स्थिति हो जाएगी कि आप वहां राज करते रहिए जो है। तो वो वही वही उससे उससे वहां डेमोक्रेसी की बात नहीं है ना। हम तो डेमोक्रेसी की बात करते थे अपनी। तो जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये नुकसानदेह है हमारे लिए। चुनाव जीतना हारना एक अलग बात है। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुनाव, आप ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ आप उनकी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, उनके तौर तरीकों से असहमत हो सकते हैं, उनके प्रबंधन से असहमत हो सकते हैं, किसी को शिकायत हो सकती है, बहुत बड़े वर्ग को शिकायत हो सकती है, और वो शिकायतें जायज भी हो सकती हैं, है ना। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पार्टी को हराने के लिए पूरा सिस्टम, ये तो बिल्कुल वही बात आ गई कि साहब पांडवों ने 5 गांव मांगे, उसने कहा मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा तुमको। तो वो जो सुई की नोक के बराबर जब आपने पूरा का पूरा अपनी सेना उतार दी है एक महिला के खिलाफ, तो उसके जो नतीजे होने हैं वो होंगे। फिर भी अगर वो लड़ रही हैं, वो खड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो मानेंगे कि ठीक है, ममता बनर्जी में इतने गट्स हैं कि वो फाइट बैक कर रही हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि अभी जो डेटा हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तब्दीली आएगी। हो सकता है कि वो इतनी फैसला कुन ना हो कि जिसको हम मान लें कि हाँ, सत्ता इधर से उधर चली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक फोर्स के तौर पर ममता बनर्जी को खत्म करना तो बीजेपी के लिए संभव नहीं है। वो दीदी गई, 4 मई दीदी गई वाला नारा जो बता रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि वो दीदी गई वाली बात आ जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी अगर दिल्ली में आ जाती हैं, मान लीजिए पश्चिम बंगाल से हार के दिल्ली में आ जाए, दिल्ली में आकर तो वो और नाक में दम कर देंगे उनके, वो राज्यसभा आ जाएंगी, कुछ कर लेंगी, कहीं ना कहीं से कुछ कर लेंगी। उसके बाद वो जो है अगर वहां आ जाती है तो वहां तो उनके लिए और भी मुश्किल है। तो इसलिए ये जो है, और पश्चिम बंगाल में सरकार अगर बीजेपी बनाती है तो बीजेपी के पास कोई क्रेडिबल फेस तो है नहीं। वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो उनकी ऐसी कोई पैन स्टेट फॉलोइंग नहीं है। वो अपने इलाके में नंदीग्राम में या भवानीपुर में या जहां कहीं भी थोड़ा वो उनका सीमित जो एक प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां ठीक है, लेकिन पूरे राज्य में शुभेंदु अधिकारी एक
व्यक्ति के तौर पर, नेता के तौर पर स्वीकृत हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो बीजेपी के लिए नेता चुनना, वो कोई ऐसी महिला को चुने, कोई ऐसा चेहरा लेकर के आए जो कि सबको मान्य हो, या एक चमत्कारी चेहरा जैसे कि बीजेपी की आदत है मोदी साहब की, कि वो कोई ऐसा चेहरा ले आते हैं जो कि लोगों ने ना देखा ना सुना, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी की स्थिति में जो चीजें चल रही हैं जहां पर हैं, शुभेंदु अधिकारी को नहीं बनाएंगे, लोग तो बोल रहे शुभेंदु अधिकारी ही हैं उत्तराधिकारी अब तो। नहीं वो ठीक बात है, उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वही बात है, मैं कहता रहा हूँ कि अगर वो शुभेंदु अधिकारी को बनाते हैं, बनाने को बना ही सकते हैं। वो अगर ममता बनर्जी मान लीजिए हार जाती हैं, चुनाव हार जाती हैं, हो सकता है वो भवानीपुर जीत जाए, क्योंकि भवानीपुर से वो लीड कर रही हैं। तो अगर भवानीपुर से वो जीत जाती हैं, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, तो जाहिर बात है शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं से चुनाव जितवा दिया जाएगा, जैसे पिछली बार ममता बनर्जी दूसरी जगह से लड़के चुनाव जीत गई थी। तो वो तो एक अलग मुद्दा है। अगर शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, चल रहे हैं, दो जगह हाँ, तो नंदीग्राम से अगर जीत जाते हैं तो वो बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो तो मुद्दा वो नहीं है। मगर मैं जो बात कह रहा हूँ कि ये नया चेहरा चुनना, क्योंकि बीजेपी ने देखिए चेहरा कोई डिक्लेयर तो किया नहीं था। ये बीजेपी अब ये स्ट्रेटजी अपना चुकी है कि वो चेहरा डिक्लेयर नहीं करती है। तो चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए कहीं ना कहीं से वो कोई ऐसा एलिमेंट लेकर के आएंगे। हो सकता है कोई महिला लाएं, हो सकता है कोई एक नया तुर्क का पत्ता, जो कि मोदी साहब हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं इस तरह की बातें। तो वो हो सकता है, क्या कह सकते हैं इस बारे में। कहीं आया नहीं मुख्यमंत्री के लिए कि अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो कहीं कुछ इस तरह की बातें नहीं आई। तो ये है, ये इसको मतलब आप अंग्रेजी का मुहावरा अगर कहें कि मतलब अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है, तो मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्राइंग पैन टू फायर, मतलब है ना कि आसमान से गिरा खजूर मटका, है ना। तो वो जो बात है वो, लेकिन अभी ये फ्राइंग पैन टू फायर वाला, अभी तक ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी तो भाजपा छू नहीं पाई। अब जब ममता बनर्जी सत्ता से बाय चांस, क्योंकि अब आसार वैसे ही दिख रहे हैं, अगर सत्ता से बाहर रहेंगी तब क्या होगा। सत्ता से बाहर रहेंगे तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जो विंडिक्टिवनेस उन्होंने बाकी जगहों पर दिखाई है वही यहाँ दिखाएंगे। वो ममता बनर्जी के खिलाफ सारे मुकदमे खोल देंगे, उनके जितने प्रशासन के दौरान जो भी कुछ हुआ है वो कहेंगे भाई यहाँ पर आपने घोटाला किया, वहां पर घोटाला किया। तब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सब लग जाएगा उनके पीछे। और उनके ही पीछे नहीं, अभिषेक बनर्जी के पीछे लगेगा, उनकी पार्टी के प्रमुख सांसदों के पीछे लगेगा, विधायकों के पीछे लगेगा, मंत्रियों के पीछे लगेगा। तो ये सब तो होगा। ये तो जो विंडिक्टिवनेस है, मैं बीजेपी की जो एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स का एक तरीका है, तो वो पूरा आजमाएंगे जहां जहां उन्होंने किया। जैसे आप देखिए अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से उन्होंने हाउंड किया सेंटर में दिल्ली में बीजेपी के उसके जरिए, एजेंसियों के जरिए, ईडी वगैरह के जरिए उनके ऊपर मुकदमे लगवा दिए। वो छूट करके आ गए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी बीजेपी उनका पीछा नहीं छोड़े ना। और आप देखिए अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल जीत जाती है आज के अभी के डेटा के हिसाब से, तो फिर वो आप ये निश्चित जान लीजिए कि वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को तो किसी न किसी तरीके से तुरंत गिरा ही देगी। वैसे भी 7 आदमी वहां से उन्होंने निकाल लिए राज्यसभा से, ठीक है ना। तो वो जो निकाले हैं वो सब पंजाब के ही लोग हैं, तो सब पंजाब के ही लोग हैं। तो वो जो है कहीं ना कहीं से वो भगवंत मान की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और वहां पर भी अपने, हालांकि पंजाब में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है, पंजाब में आज की तारीख में बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। वहां उनके पास कोई चेहरा नहीं है, उनके पास नंबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से अस्थिर जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि वहां पर जो है पंजाब में बीजेपी की सरकार, सॉरी आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो ना रह पाए। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल की तो बात कर ली, अभी थोड़ी देर में और तस्वीर साफ हो जाएगी। थोड़ा सा और फिर से तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। नहीं प्रज्ञा जी, एक सवाल मेरा रह गया, एक सवाल रह गया। अब मसला ये है कि झालमुड़ी खा करके जो है वो कहा गया कि चुनाव, आप नहीं थी, हमने सवाल किया था सर से कि झालमुड़ी खा करके मामला हो गया। तो जब इतने हल्के में चुनाव निपट सकता है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब इतना हल्के में चुनाव हो सकता है, कहीं जाओ वहां की चीजें खाओ, मछली वछली खाओ, दाल मूढ़ी खाओ और ये सब करो, तो क्या इससे आगे अब आने वाले समय में मतलब जनता का कनेक्ट, लोग बोल रहे हैं कि भाजपा ने जनता से कनेक्ट अच्छा दिखाया रीजंस में, क्योंकि अब रीजंस की चर्चा होने लग गई ना कि वाई, क्यों जीते, क्यों हारे, क्यों आगे हुए, क्यों पीछे हुए। तब उसमें रीजन में सबसे बड़ा रीजन ये निकल करके आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकल कनेक्ट दिखाया, झाल मूढ़ी खाई, मछली खाई और ये सब खा करके ये बतलाया कि हम तुम्हारी बोली भाषा तो नहीं बोल पाते हैं, तुम्हारे जैसे हम दिखते भी नहीं हैं और तुम्हारे बीच के भी नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा खाना हम खाते हैं, इसलिए वोट हमको दे दो।
और इसलिए भाजपा को अब वोट आप मिल गया। अब आप देखिए कि ये जो अभी अभी आप बात कर रहे हैं, तो लेटेस्ट जो डेटा इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी 168 सीटों पर लीड कर रही है पश्चिम बंगाल में, 168 पर लीड कर रही है, और तृणमूल कांग्रेस जो है वो 82 पर है। तो उसकी लीड घट रही है तृणमूल कांग्रेस की, और बीजेपी की बढ़ रही है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की साइट भी दिखा रही है। और आपके यहाँ भी डेटा जो है बीजेपी 189 पर है और टीएमसी 100 से नीचे चली गई है। तो ये जो चीजें जा रही हैं वो अगर कंसोलिडेट होती हैं निश्चित तौर पर, तो जो अभी भरत आप बात करते हैं, हालांकि मैं इस बात को अभी भी नहीं मानता कि झाल मुड़ी खा करके और मछली खा के या बांग्ला के 2-4 वाक्य बोल करके कोई जनता से कनेक्ट बन जाता है। ये सारे के सारे जो मैनिपुलेशंस हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल अलग लेवल के मैनिपुलेशन है। और ज्ञानेश कुमार जी ने जो है वो अंततः बीजेपी के लिए सबसे बड़ा काम किया है। उन्होंने ममता बनर्जी को अगर मतलब चुनाव में पीछे रखा है, तो इसमें ज्ञानेश कुमार जी का सबसे बड़ा हाथ है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है। तो ये मतलब जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के चुनाव आयोग तक और सारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल, सब सारे प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल, ऑब्जर्वर्स, ये वो दुनिया भर का घेराबंदी जो की गई है ममता बनर्जी की, तो ये तो बिल्कुल जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरा गया था और घेर करके मार डाला गया था, बिल्कुल उसी तरह का ये मामला है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे ये डेटा है सर, ये डेटा है, इस डेटा में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है 45% के वोट बैंक पर, ये चुनाव आयोग का डेटा है, 45% के वोट बैंक पर दिख रही है। और टीएमसी जो है वो 41% के वोट बैंक पर दिख रही है। बिल्कुल। एआईएमआईएम जो है 0.8% के वोट बैंक पर यहाँ पर दिख रही है। नोटा को लोगों ने 0.83% जो है वो यहाँ पर नोटा दबाया है। तो ये यहाँ पर ये ओवरऑल दिखलाई दे रहा है। सीपीआईएम को 4.7% वोट मिला है। सीपीआई को 0.17% जो है वोट मिला है। तो ये चुनाव आयोग का जो है वो वोट परसेंटेज किसका कितना है उसका डेटा यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। वो डेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। बाकी चुनाव आयोग ने किसको कितनी सीटें दी हैं, लीडिंग क्या है और इस समय क्या लीड कर रहा है, कौन आगे कौन पीछे, उसका डेटा भी ये रहा स्क्रीन के ऊपर। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक है प्रज्ञा जी। और चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक इस डेटा के भीतर भारतीय जनता पार्टी 168 और टीएमसी जो है वो 82 सीटों पर यहाँ पर दिखलाई दे रही है। और ये फिगर भी चेंज हो गई, ये फिगर भी चेंज हो गई भरत। भारतीय जनता पार्टी 171 पर आगे चल रही है और टीएमसी जो है 83 पर है। ये इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट फिगर ये है, 171 हो गया है। हाँ, तो वो जब तक यहाँ पर आया डेटा तब तक जो है उधर बढ़ चुका है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इस समय की सिचुएशन है। तो आप जो इस बात को कह रहे हैं कि ये पीछे हो सकता है, आगे हो सकता है, अब तो ये जब लिख दिया इलेक्शन कमिशन ने यहाँ पर, और उन्होंने ये बात भी इलेक्शन कमीशन ने लिख दी थी कि ममता को 2 टूक नहीं, टीएमसी को 2 टूक, और इस बार जो है बिल्कुल होगा तो ऐसा चुनाव आयोग भी हमने पहली बार देखा था। पहली बार देखा कि जिसने इस तरह से बात की, जैसे कोई पार्टी प्रवक्ता बात करता है। तो ये इसके बाद फिर आप ये समझिए कि पूरा का, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि पूरा तंत्र लगा है। ममता बनर्जी की अपनी जो खूबियां खामियां हैं वो उसको दरकिनार करिए, और आप ये देखिए कि किस तरह से एक पूरा तंत्र जो है एक राज्य में एक नेता को, एक पार्टी को उखाड़ने में लगा हुआ था। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये फेयर चुनाव नहीं है। बाकी ये कुछ भी हो, जीत तो है, इसमें कोई दुराई नहीं, लेकिन ये फेयर इलेक्शन नहीं है। दैट्स इट।